हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 25 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम अपनी द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आज हमारे साथ नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी करंट अफेयर की ये जो द हिंदू और पीआईबी की सीरीज़ है ये मिस ना हो और आपके अच्छी तरीके से करंट अफेयर कवर होते रहें। ठीक है, तो देखिए मिस मत करिएगा ताकि आपका जो पेपर में अगर कहीं से भी एक एमसीक्यूज़ बन के आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके 2 मार्क्स लाने में आपको मदद करता है, तो उसको देखिए कहीं से भी लेट डाउन मत करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ करके करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए मार्किंग स्कीम में आपको 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आपको एक सेफ जोन पे आ सकें और जो प्रीलिम्स का 60% का कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है वो आप अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करिएगा 6 क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल कर सकें और अच्छे तरीके से इसके कट ऑफ को क्लियर कर सकें। ठीक है, और जो जिन बच्चों का 8 से 10 के बीच स्कोर आता है तो उसको बेस्ट एवेल्यूशन समझा जाता है, मतलब स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और 6 से 8 के बीच में भी गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है। और अगर आपका 6 से लेस देन कम आ रहा है, मतलब लगभग 5 आ रहा है, ठीक है, और ऐसा कॉन्जिक्यूटिव वे में चल रहा है, मतलब आपको वहाँ पे नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि आपने या तो फिर आपको वहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके बारे में आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आपके अंदर 2 स्टेटमेंट बन रही है, तीसरी स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूज़न है, या फिर आपको एक स्टेटमेंट बन रही है दूसरी स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे इसको कोशिश करिए कि उस जो जो प्रॉब्लम है, जो आपका लैक होना है, उसको आप अलग करिए। ठीक है, अगर लेस देन 4 हो रहा है तो कोशिश करिए कि वहाँ पे रिवीजन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाइए कि जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज करिए ताकि आपका जो 4 से कम वाला सेक्शन है वो जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो सके और आपका स्कोर 6 के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिशन भागीरथ वॉज रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मिशन भागीरथ है ये किस स्टेट से रिलेट करता है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। चलो, ये जो आपका राइट आंसर है आपका, ये आपका ऑप्शन बी है। मिशन भागीरथ जो है ये कर्नाटका, आई एम सो सॉरी, ये जो आपका है ये आपका तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन बी इज़ अ तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया ताकि जो पाइप वाटर सप्लाई है ये एवरी हाउस होल्ड तक को कंट्री के अंदर सभी जो यंगेस्ट स्टेट है उनसे उनके द्वारा कवर करते हैं उनको पहुँचाया जा सके। और इसके अंदर ये जो रिक्वायर करेगा कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है उसके रिजर्वायर को कनेक्ट करेगा ताकि जो कंजर्व जो कलेक्ट किया जाए, जो वाटर जो कंजर्व किया जाएगा उसकी अच्छे तरीके से क्या कर सके, जो भी वाटर वो कंजर्व कर सकेंगे उसमें अच्छे तरीके से वाटर सप्लाई के जरिए सभी के घरों में अच्छे तरीके से वाटर को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप कहीं पे वाटर के ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसा लिखते हैं तो मिशन भागीरथ को जरूर वहाँ पे कोट करिए ताकि आपको अच्छे नंबर भी मिल सके। और ये तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको 2018 में कंप्लीट ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ था 2018 में। और इसके अंदर जो बजट अराउंड 42,000 करोड़ इतना बजट इसमें सैंक्शन हुआ था। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वाटर अलोकेटेड किया जाएगा फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए 10%। और जो वुमेन इन विलेजेस हैं जो एम्पावर्ड करती हैं, जो ओवरसी अलोकेशन रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का विलेज के अंदर और जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के अंदर, उसके अंदर भी ये जो विलेजेस जो वुमेन है विलेजेस के अंदर वो एम्पावर रहेंगी। ठीक है, मोर देन 1.5 लाख किलोमीटर जो पाइपलाइन है इसको बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया इसके ज़रिए। और जो यूज़ ऑफ लिडार टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फॉर द सर्वे एंड द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, उसमें लिडार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से जिस तरीके से सर्वे किया जा सके, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की जाए, तो उसमें लिडार टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलो वन लाइन में मुझे बताना लिडार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको 3 पेयर्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच है। ठीक है, एक एक्सरसाइज का है, दूसरा पर उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंदिरा, क्या ये इंदिरा और ब्रिटेन नेवल एक्सरसाइज के बीच है? सेकंड है नसीम, क्या ये अल बहीर इंडिया और ओमन नेवल एक्सरसाइज के बीच है? एंड थर्ड है वरुणा, क्या ये इंडिया और फ्रांस के बीच है? सो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो पहले एक्सरसाइज दी है इंदिरा, देखिए यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, IND, इंड, इन मतलब इंडिया, तो इंडिया तो इसमें पार्ट है। साथ ही RA यहाँ रिप्रेजेंट करता है रशिया को। तो ये जो इंडिया और ब्रिटेन है ये आपको गलत दिया हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। और पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण आपका फर्स्ट, ठीक है, डी और सी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब नसीम जो अल बहीर इंडिया और ओमान नेवल एक्सरसाइज के बीच में है, और वरना इंडिया और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, ऑप्शन बी हो गया। देखिए, एलिमिनेशन मेथड का काफ़ी अच्छे से उपयोग करिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक स्टेटमेंट के ऊपर आप श्योर हो, उस स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ा है और वो स्टेटमेंट आपके अदर दो स्टेटमेंट को काट सकती है, तो कोशिश करिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। डायरेक्टली सारे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड का फायदा मिल जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जाने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें ताकि पेपर में आपको हेल्प कर सके। इंदिरा एक्सरसाइज जो इंडिया रशिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, मालाबार ये US इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइज है। वरुणा ये फ्रांस और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, सिम्बेक्स ये इंडिया रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज है। नाम के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें याद रखते रहिएगा। ठीक है, एक होती है आपकी आइप्समार, ये इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, I से इंडिया, B से ब्राज़ील, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनके बीच में एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कोंकण होती है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है। ठीक है, आपका औशी इंडेक्स है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है। और नसीम अल बहर अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया और ओमान के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगेन इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, जो बिहार के इलेक्शन भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, सेकंड है, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन एंड एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स, कि जो पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इलेक्शन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर दिस, इस तरीके के मैटर में जो कमीशन एस्टैब्लिश किया जाता है उनके बारे में डील करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, थोड़ा सा इजी स्टेटमेंट था आपको, कि आपको ये तो पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपने करेक्ट की होगी। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पार्ट 12 दिया है, देखिए ये पार्ट 12 नहीं है, ये पार्ट आपका 15 है। पार्ट 15 में आपके बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, जो एडमिनिस्टर किया जाता है जो UPSC के द्वारा। ठीक है, तो UPSC में का मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्टर करने के लिए, जो किसके द्वारा, यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा गलती से UPSC का नाम आ गया था, बार बार वही चलता रहता है इसलिए। और देखिए साथ ही साथ जो बॉडी एडमिनिस्टर की जाती है इलेक्शन के लिए, कौन कौन से इलेक्शन कराती है ये, तो लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, इंडिया के अंदर। और जो ऑफिस है ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री, उनके लिए भी इलेक्शन कराती है। और पार्ट जो 15 मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर दिस मैटर, इस तरीके के मैटर में जो भी कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है पार्ट 15 के अकॉर्डिंग इसमें काम कराया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं कि जो कमीशन है ये कंसिस्ट करता है, इसमें जो कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और दो जो होते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन को और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर को, तो इससे पूछा सकता है कि कौन इनको अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और जो इनकी एज होती है ये या तो ये दे है फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर, इनका 6 साल तक का फिक्स टेन्योर होता है, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। और देखिए 65 साल तक इनकी उम्र होना चाहिए, और या फिर 6 साल तक इनका टेन्योर, मतलब जो भी पहले हो जाए। या फिर जैसे अगर कोई व्यक्ति 64 साल का है, नेक्स्ट ईयर वो 65 साल का होने वाला है, तो वहाँ पे उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसकी एज 59 ईयर्स ओल्ड है तो वो नेक्स्ट 6 ईयर तक के लिए क्या करेगा, इसमें वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको आप याद रख सकते हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ये रिमूव किया जाता है फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को अलग किया जाता है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है इट हैज़ बीन रिलीज बाय हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको जो रिलीज़ किया गया है ये हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के रिलीज़ किया गया है। सेकेंड है कि according to report, India is also among the top 10 countries with highest ozone exposure in 2019। कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहां पे इंडिया का नाम भी आता है, जिसमें हाईएस्ट ओजोन एक्सपोजर देखा जा गया है 2019 में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो पहले समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ग्लोबल स्टडी है, जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 है, इसको रिलीज़ किया गया था हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की तरह। तो पहले स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी वहाँ पे। ठीक है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये हाईएस्ट जो यहाँ पे पॉल्यूशन देखा गया है, इसमें लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ अमंग ऑल द हेल्थ रिस्क एंड, ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एयर पॉल्यूशन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन न्यूबॉर्न। तो जो न्यूबॉर्न्स हैं उनके लिए जो एक नया जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी कॉम्बैट करने का फैसला होता है, तो वो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिया जाता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी आप याद रखना कि इसमें जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो नेपाल है, ये अमंग टॉप 10 कंट्रीज़ में आती हैं, जिनमें हाईएस्ट जो PM 2.5 है, जो पर्टिकुलर मैटर्स को कहा जाता है, इसमें एक्सपोजर 2019 में इसमें रखा गया है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया का भी नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर चल के इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेकंड है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज ओनली बाय स्टेट इरीगेशन प्लान। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए एंड आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लीजिए राइट आंसर क्या है। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट दिया है कि यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर और स्टेट दोनों आधा आधा यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, और क्या इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका जो इस स्कीम का है, ये केवल स्टेट इरिगेशन प्लान है। देखिए जहाँ पे भी ओनली वर्ड आ जाए, पहले वहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिए और ध्यान से उसको स्टेटमेंट को पढ़िए और कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे 99% क्या रहता है, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता है। ठीक है, 1% ये बोल रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, वहाँ पे ओनली भी करेक्ट होता है। बट यहाँ पे जो दिया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज नॉट ओनली बाय द स्टेट इरीगेशन प्लान, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ समझते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और जिसका मोटो है हर खेत को पानी। ठीक है, ये याद रखना, मोटो भी पूछ लिया जाता है कि ये मोटो किस स्कीम से रिलेट करता है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेट करता है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम इसको समझ लेते हैं कि ये फोकस करता है क्रिएट करने के लिए प्रोटेक्टिंग इरीगेशन बाय हार्नेसिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल। ठीक है, माइक्रो लेवल के ऊपर जिस तरीके से हार्नेस किया जाता है इरीगेशन को, उसके लिए एक इनिशिएटिव के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें जल संचय एंड जल सिंचन। ठीक है, तो ये दो नाम रखे गए हैं कि जल संचय करिए और जल सिंचन करिए, तो उससे अच्छे तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो इसको फॉर्मुलेट किया गया था अमलगमेटिंग फॉलोइंग स्कीम के जरिए, कि एक्सेलरेटिंग इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, AIBP इसमें काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स आता है। ठीक है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर इस समय, वो भी इसके अंदर है। तो सेकंड नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड वाटर शेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको IWMP कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आता है। और जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट है, जिसको OFWM कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन DAC के जरिए आता है, वो भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ केवल स्टेट इरीगेशन प्लान नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत काफ़ी सारे प्लान है जो इसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटी टैंक मिसाइल्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल ऑफ इंडिया है? ठीक है, सो आपको बताना है। आपका स्टेटमेंट 1 अस्त्रा मिसाइल, सेकेंड है नाग मिसाइल, थर्ड है सेंट मिसाइल।
सो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए राइट आंसर क्या है। देखिए, नाग मिसाइल और सेंट मिसाइल ये दोनों कौन सी हैं? ये दोनों आपकी एंटी टैंक मिसाइल है। बस अस्त्रा इज नॉट अ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन 1 है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो अस्त्रा मिसाइल है ये एक ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ठीक है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। ठीक है, और ये जो डेवलप की गई है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और जो आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो ATGM है, नाग मिसाइल है, जो इसको डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो याद रखना है, जो नाग है ये एंटी टैंक है और जो आपका अस्त्रा है ये एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, ये एयर टू एयर फायर करने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ठीक है, और ये कैसी है? ये हैवली आर्म एनिमी टैंक इन अ डे एंड नाइट, इसको रात और दिन दोनों में यूज़ किया जा सकता है नाग मिसाइल को। और साथ ही साथ जो ऑप्शन 3 जो आपका दिया था कि जो इंडिजिनियस मिसाइल जिसको आप सेंट कहते हैं, ठीक है, सेंट मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसका नाम ही है ANT मतलब एंटी टैंक मिसाइल, जिसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसको डेवलप किया गया था इंडिजिनियसली बाय द DRDO। तो तीनों मिसाइल को DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, जो मेड करती हैं इंडियन एयरफोर्स, रशियन ओरिजिन MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो उनमें लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं सेंट मिसाइल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स आर रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ है ये रिपोर्ट अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसमें जो हाईलाइट किया गया पॉवर्टी को, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को और जो इनइक्वलिटी ट्रेंड्स है उसको, ओवर 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और ये जो ब्रीफ है इसको रिलीज़ किया जा रहा है ट्वाइस अ ईयर फॉर द स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग्स। ठीक है, तो इसको हर 2 साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग्स के समय में। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन दोनों ने मिलकर इसको इनिशिएट करके इसको निकाला है। ठीक है, तो जो PEB है जिसको पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ कहा जाता है, ये अक्टूबर 2020 में इसको अभी रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2011 से 2012 इसका रखा गया है और 2017 तक के इसमें चीज़ों को इंक्लूड करके इसके बारे में बताया गया। और इंडिया का जो पॉवर्टी रेट इसमें एस्टिमेट किया गया है ये डिक्लाइन हुआ पहले कुछ समय से कि 22.5%, और जो वैल्यू है ये रेज हुई है 8.1 से लेके 11.3% तक। ठीक है, इंटरनेशनल जो पॉवर्टी लाइन है वो ये कहती है कि 2011 में जो PPP था, जिसको परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, उसमें $1.90 1 पर्सन पर डे इतना एक व्यक्ति के ऊपर खर्च होता है। लेकिन अब इंडिया में थोड़ा सा ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स होते हैं इनमें ये 5 चीज़ों को रखा जाता है। इसमें पॉवर्टी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनइक्वालिटी, ग्रोथ और जो आपका मीडियन इनकम होता है। ठीक है, तो ये इन सभी चीज़ों को रख के इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और आर करेक्टली नेम एज हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए इनमें से कौन सी वो कंट्री जिनको हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन के सब्जेक्ट के अंदर रखा गया है? फर्स्ट है ईरान, सेकंड नॉर्थ कोरिया, थर्ड पाकिस्तान। वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन का मतलब ही क्या होता है? वो कंट्री जो ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, वो कंट्री जो ब्लैक लिस्टेड है। अगर आपको ये पता है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्री ब्लैक लिस्टेड है तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पाकिस्तान है जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्री ब्लैक लिस्टेड हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण आपका डी, सी और बी तीनों रॉन्ग हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए अगर आपका बेसिक नॉलेज ठीक ठाक है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि FATF जिसको हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन के अंदर रखा जाता है, जिसमें स्ट्रेटजिक डिफिशियंसी देखी जाती है और रिजीम के अंदर
कि जो काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और जो फाइनेंशिंग एंड द प्रोलिफरेशन होता है, इनके तहत ये जो FATF है ये वर्क करता है। तो इसी के तहत जो कंट्रीज़ हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जो करेंटली दो ही कंट्री इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, वो एक ईरान है और दूसरा डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो इनको रखा गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 हैज़ बीन पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के जरिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और इसमें जो डेटा है ये गैलेप वर्ल्ड पोल, ठीक है, वहाँ से इसको इकट्ठा किया गया है। और जो वर्ल्ड 2020 का जो एडिशन है, इसमें जो 8th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन से नंबर की है, तो ये भी याद रखना, 2020 है, ये 8th नंबर की, ठीक है, 8th नंबर की ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है। चलिए आप मुझे ये बताओगे कि क्या जो लास्ट बार का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया गया उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तो इस समय जो इंडिया की रैंक यहाँ बताई गई है ये 144 है 153 कंट्रीज़ में। तो 153 कंट्रीज़ में 144 है, काफ़ी बेकार रैंक हमारी आई है। और जो फर्स्ट 5 रैंक है ये आप याद रख सकते हैं, इसमें फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड और नॉर्वे, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिवली एक लाइन से जमा हुआ है। और इवन इंडिया जो नेबर्स हैं उनकी रैंक हमसे ज़्यादा बेटर है, जैसे बांग्लादेश 107, श्रीलंका 130, नेपाल की 92 है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की 66 यहाँ पर रैंक दिखाई गई है। और जो अनहैप्पीएस्ट पीपल आर इन द अफगानिस्तान वो 153 में है, देख सकते हैं आप। और जो साउथ सूडान है 152, जिम्बाब्वे 151, रवांडा 150 और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 149। तो हमारी कंट्री काफ़ी अनहैप्पीनेस वाली कंट्रीज़ में जा रही हैं, जहाँ की पाकिस्तान में आप देख सकते हैं 66 जो रैंक आई है, काफ़ी अच्छी रैंक है। तो हमको भी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट वाज सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि इसको UNFCCC के द्वारा सेटअप किया गया है। सेकंड है द फंड एम्स फॉर इक्वल बैलेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट, कि ये जो फंड होता है इसका एम यही है कि इक्वल बैलेंस बना के रखना मिटिगेशन करने के लिए और अडेप्टेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर दीजिए एंड फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं आप राइट आंसर, कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ठीक है, इसको जो सेटअप किया गया ये UNFCCC के द्वारा सेटअप किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इस फंड में एम यही है कि इक्वल बैलेंस बना के रखना है मिटिगेशन करने के लिए और अडेप्टेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं पहले इसके बारे में, कि जो है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसको सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2010 में। और जो GCF है जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट और जो एम रखा गया अचीविंग करना मैक्सिमम इम्पैक्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, और जो सपोर्टिंग पैराडाइज जो भी सपोर्ट करना, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें शिफ्ट करना, कि जो बोथ मिटिगेशन है और जो अडेप्टेशन है दोनों को इक्वली तौर पर रखना है। इसमें जो फंड का एम यही है कि 50-50 बैलेंस बिटवीन रहेगा मिटिगेशन में और एडेप्टेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि अगर फंड में 1000 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है वहाँ पे, तो 50% उसका मिटिगेशन में जाएगा और 50% अडेप्टेशन में जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और इसका ऑल्सो एम है कि फ्लोर करना 50% ऑफ द अडेप्टेशन अलोकेशन फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल कंट्रीज, जो वल्नरेबल कंट्रीज होती हैं उनके अंदर, कि वहाँ पे 50% इसका अडेप्टेशन पे रखना है। और इंक्लूड करना है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, और जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं इन स्टेट के लिए भी यहाँ पे 50% अडेप्टेशन का और अलोकेशन का यहाँ पे फंड रखा जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में पूरी तरीके से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी तरीके से मिलती रहे। जितना भी स्कोर आया है कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपका स्कोर, आपकी स्टडी का लेवल पता चलता रहे, ठीक है। और जाते जाते अब सभी को थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका प्रीलिम्स क्रैक हो चुका, और मेंस की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए ताकि आपका मेंस भी अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।